यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। 15 अगस्त की स्पीच में ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने हमारी दो समस्याएं जो बहुत विकट समस्याएं हैं और जिन पर बहुत ज़्यादा हमको विचार करना पड़ रहा था और ये हो रहा था कि कानूनी तरीके से इसका हल कैसे निकले, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार बार इसमें उनकी जो रूलिंगें हैं वो बीच में आ रही थीं। वो दो समस्याएं हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर हम कैसे काम करें और दूसरी समस्या है कि लव जिहाद को हम कैसे भारत में रोकें। इन दोनों ही समस्याओं का मुझे लगता है कि आंशिक रूप से कानूनी तरीके से थोड़ा सा, पूरा तो बैन लगाना चाहिए, हालांकि हिंदू समाज की ऐसी प्रार्थना है कि पूरा बैन लगाना चाहिए, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का नरगिस मिर्ज़ा के केस में जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि बच्चे पैदा करना, बच्चे कब कैसे किए जाएंगे, ये सरकार का काम नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, इसलिए इस पर बैन नहीं लगाया सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सलीम के मामले में, अनवर अली के मामले में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के एक मामले में ये कहा था कि जहाँ से शुरुआत हो अच्छे काम की वही अच्छा है, क्योंकि हरियाणा ने अपने यहाँ पंचायती राज एक्ट के तहत बैन लगा दिया था कि हमारे यहाँ यदि कोई 2 बच्चे से ज़्यादा के बच्चे होंगे जिसके, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो वो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज हुआ था और चैलेंज होने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा था कि नहीं, ये इस तरह का एक्ट वैलिड है। हालांकि इस पर बहुत सारी एनोमलीज हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स हैं, लेकिन सरकार आंशिक रूप से कैसे उस पर अंकुश लगा रही है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। सबसे बड़ी बात है, सरकार ने आज, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा लाल किले की प्राचीर से कि महिलाओं की, बच्चियों की मैरिज की एज क्या हो, इस पर हम काम कर रहे हैं। तमाम कमेटियां बैठी हुई हैं, उन कमेटियां अपनी अपनी रिकमेंडेशन देंगी और जिस रिकमेंडेशन के बाद हम उस पर कुछ काम करेंगे। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा है तो इसका मतलब ये है कि 95% बैटल जो 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 कानून है वो तैयार है। थोड़ी बहुत अगर कुछ बाधाएं होंगी तो वो कानून मंत्रालय में कहीं घूम रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में कहीं घूम रहा होगा और मिनिस्ट्रियों में घूम रहा होगा कि उसकी कोई लीगल सैंक्शन तो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि एज ऑफ मैरिज को लेकर अपने पास, मुझे याद है कि आज से 10 साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि लड़कियां अगर अपने मन से विवाह करती हैं तो उनकी एज ऑफ मैरिज 21 ईयर्स है, और अगर परिवार फैमिली मैरिज होती है तो उसकी एज ऑफ मैरिज 18 ईयर्स है। यानी कि वो अगर परिवार मैरिज अरेंज करता है तो 18 वर्ष में शादी हो सकती है, और अगर वो स्वयं शादी करती है परिवार की बिना मर्जी की तो 21 वर्ष की शादी की आयु होती है। इसका कारण है कि गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट के तहत यह कहा गया है कि जो नेचुरल गार्जियन की गार्जियनशिप में पला बड़ा हो उसकी एज ऑफ मेजोरिटी 18 वर्ष होती है, और जो नेचुरल गार्जियन की गार्जियनशिप में ना पढ़ा लिखा हो, यानी कि वो उसको गार्जियन वार्ड्स के तहत किसी गार्जियन ने अदर देन नेचुरल गार्जियन ने उसकी परवरिश की हो तो उसकी मेच्योरिटी की एज 21 ईयर्स रहती है। ऐसा गार्जियनशिप वार्ड्स एक्ट में है। इंडियन माइनॉरिटी एक्ट या इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, इसमें 18 वर्ष की आयु दी गई है कि 18 वर्ष की आयु में वो मेजर हो जाता है, डिसीजन लेने के लिए सक्षम होता है। और रिस्ट्रेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, रिस्ट्रेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष की दी हुई है। हिंदू मैरिज एक्ट में भी, मैं हिंदू मैरिज एक्ट इसलिए नहीं कहता क्योंकि अगर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की बात करते हैं तो फिर वो क्रिमिनल एक्ट है और क्रिमिनल एक्ट सभी पर लागू होता है। क्रिमिनल एक्ट्स में कोई हिंदू और मुसलमान कोई पर्सनल लॉ लागू नहीं होता है, और चूंकि वो रिस्ट्रेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है और वो क्रिमिनल लॉ है, इसलिए वो पर्सनल लॉज के ऊपर प्रिवेल करता है। अब बात आती है पर्सनल लॉज में, तो मुस्लिम समाज का ऐसा कहना है कि पर्सनल लॉज में हमारे यहाँ जो प्रॉफिट मोहम्मद कह गए, वो कह गए कि 15 वर्ष की आयु के बाद सभी एलिजिबल होते हैं। हालांकि उनका केवल 15 वर्ष की आयु की बात उन्होंने नहीं कही, उन्होंने कहा रजसुला जब शुरू हो जाती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन शुरू हो जाती है, वो 11 वर्ष में शुरू हो जाए, 9 वर्ष में शुरू हो जाए, 13 वर्ष में, 14 वर्ष में, 12 वर्ष में शुरू हो जाती है, तो वो दोनों ही लड़के और लड़की अगर उनका शुरू हो जाता है ये सब, तो वो शादी के लिए वैलिड है। लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि अगर ये पता न लगे कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है कि नहीं हुई, उनकी रजस्वला शुरू हुई है कि नहीं हुई है, लड़का तैयार हुआ है कि नहीं हुआ, तो 15 वर्ष ये मान लेना चाहिए कि 15 वर्ष की आयु में वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस प्रेसिडेंट के ऊपर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट प्रिवेल करता है, इसलिए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत कोई हिंदू और मुसलमान नहीं होता, किसी भी समुदाय में 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह हो ही नहीं सकता।
क्योंकि चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट ये कहता है तो लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। होता क्या था अभी तक, चूंकि ये हाईकोर्टों का अलग अलग हाईकोर्टों का जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट इसमें है, लेकिन वो यूनिवर्सल लॉ टाइप का नहीं बना, इसलिए ये सब हाईकोर्ट अलग अलग तरह के प्रेसिडेंट देते रहे और सब कुछ गोलमाल बना हुआ है, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। इसलिए लेजिस्लेशन को इसको लाना अति आवश्यक रहता है कि लेजिस्लेशन लाकर, यानी कि सरकार उसको कानून बनाकर पूरे देश को सार्वजनिक कर दे, कोर्ट भी उससे बाध्य हो जाए। अब गुजरात हाईकोर्ट ने क्या कहा, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि 18 वर्ष, जो मुस्लिम समाज अभी तक समझता था वो ये कहता है कि भाई चूंकि प्रॉफेट मोहम्मद कह गए 15 में तो हो ही जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं, लड़की को लव जिहाद करने के लिए सबसे पहले मस्जिद ले जाते हैं पटापटू के। जैसे भी उन्होंने कन्विंस किया, 15 साल की लड़की, चूंकि 15 साल के बाद शादी हो सकती है, 15 साल की लड़की को वो ले गए और लेने के बाद उसको कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद वो मुसलमान हो गई। अब उसका नाम कुछ ABCD था, उसका नाम कोई रजिया बेगम रख दिया। अब रजिया बेगम 15 साल की चुकी हो चुकी हैं और वो इस्लाम स्वीकार कर चुकी हैं, इसलिए वो शादी करने के लिए एलिजिबल है। तो वो कहते हैं कि चूंकि इस्लाम कहता है 15 वर्ष के बाद विवाह हो सकता है, इसलिए अब ये 15 वर्ष की मुसलमान है तो विवाह कर सकती है। इस रास्ते से उन इमेच्योर बच्चियों का वो विवाह करके उनको मुसलमान बनाकर उनसे लव जिहाद करते हैं और अपनी कौम को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था कि नहीं, चूंकि चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट क्रिमिनल लॉ है और क्रिमिनल लॉ सिविल लॉज के ऊपर प्रिवेल करता है, इसलिए कोई भी लड़की जिसकी आयु 18 वर्ष से नीचे हो उसका विवाह हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बात और सब जगह है, सारे कानूनों में है कि अगर 18 वर्ष के नीचे विवाह हो गया है तो विवाह वैलिड है, जिसने करवाया वो अपराधी होंगे लेकिन विवाह वैलिड है। तो इस विषय पर चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो सरकार संशोधन लाने जा रही है, और मुझे लगता है कि वो संशोधन अब दोनों लड़का और लड़की की आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए, लड़का कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए, 21 वर्ष की आयु लड़के लड़की दोनों की होनी चाहिए। ऐसा चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम शादी की आयु को लेकर रिकंसीडर कर रहे हैं, तो अभी तक जो आम बात है वो 18 और 21 है, तो मुझे लगता है कि अब 21 और दोनों की 21 या फिर 21 प्लस 1-2 साल ऊपर ऐसे करके आयु रखी जाएगी। इसका लाभ ये होगा कि जो लड़की 15 वर्ष की आयु में इमेच्योर लड़की, स्कूल से ये लोग घुमाकर पटाकर ले जाते थे और उसको इस्लाम स्वीकार करवा देते थे, उसके बाद वो शादी के लिए एलिजिबल हो जाती थी, वो एलिजिबल नहीं होगी जब तक कि उसकी आयु 21 वर्ष नहीं होगी, या 23 वर्ष 22 वर्ष जो भी सरकार करे, एटलीस्ट मुझे लगता है 21 से नीचे तो होनी नहीं, क्योंकि 18 तो पहले ही से है। तो 21 वर्ष की आयु में लड़की मैच्योर होने लगती है, उसको अपनी समझ आने लगती है कि नहीं हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। एक बात तो यह। दूसरी बात, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर हमारे यहाँ बड़ी भारी समस्याएं हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल, चूंकि मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से क्यों बढ़ती है, उसका कारण है कि शादी बड़ी कम आयु पे हो जाती है और कम आयु पर शादी होने की वजह से बच्चे जल्दी हो जाते हैं। हिंदू समाज में शादी हम तब कहते कुछ काबिल हो जाए, कुछ करने लगे, पढ़ाई पूरी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, दुनिया भर की बात करने के बाद ही उसको विवाह के एलिजिबल मानते हैं। उसकी आयु एटलीस्ट 25-26 साल हिंदू समाज में हो जाती है, और 25-26-30 साल में अगर शादी हुई तो उसके बच्चों की एक बड़ी समस्या आती है, क्योंकि उसके हार्मोन्स बनने कम हो जाते हैं, शुक्राणु बनने कम हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर टोटल आयु किसी की भी भारतवर्ष के अंदर चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन किया जाता है, तो चाइल्ड की मैरिज के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु होगी, तो 21 वर्ष के बाद ही चूंकि विवाह कर सकेंगे, चाहे कोई भी प्रजाति का हो, और उसके लिए पनिशमेंट के प्रावधान होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे भी स्वभावतः कम होंगे, क्योंकि 15-17 साल की जो लड़की होती है उसकी जो कंसीवमेंट है वो जल्दी हो जाता है, और जो लड़की की आयु 24-25-26 साल की होती है, 27-28 के बाद तो डॉक्टर कहने लगता है ये आयु ज्यादा होगी। तो मुझे लगता है कि इस एक कदम से हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इस एक कदम से कुछ हद तक पॉपुलेशन कंट्रोल भी, पॉपुलेशन की स्पीड भी स्लो कर पाएंगे। और ये जो लव जिहाद है, इसमें लड़कियों की मैच्योरिटी तक, कम से कम मैच्योर होने के बाद ही ये करेंगे। और मुझे लगता है कि इसके साथ साथ एक चीज और इसमें ऐड करनी चाहिए कि कोई भी कन्वर्जन के बाद या कन्वर्जन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज इनवैलिड होगा और वो इसमें कवर नहीं होगा, ऐसा या उसका कोई अपवाद बनाकर रखना चाहिए। क्योंकि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिसंबर 2016 में एक बड़ी रूलिंग दी थी, जिसमें उसने कहा था कि कन्वर्जन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज इज नॉट अ वैलिड कन्वर्जन।
कन्वर्जन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज इज नॉट वैलिड कन्वर्जन। क्या हुआ था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस गया, लड़की ने अपने मन से शादी करी, एक नहीं कई केसेस बन चुके, लड़की ने अपने मन से शादी की और उसने लड़के से दूसरा तीसरा विवाह लड़के ने किया या लड़की ने स्वयं अपनी इच्छा से विवाह किया और वो कन्वर्ट हो गई। बाद में उसके खिलाफ मुकदमे घर वालों ने करवा दिए, तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई लड़कियां और उन्होंने कहा कि हमारी शादी को वैलिड शादी घोषित किया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप जाइए और सीजीएम के यहाँ अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए। सीजीएम ने स्टेटमेंट लिखा तो उसने कहा, लड़कियों ने कहा कि हमने तो सब कन्वर्जन कर लिया, इसलिए इस्लामिक कानूनों के अनुसार हम एलिजिबल हैं अपना विवाह करने के लिए। वो रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट गई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें अंजलि मिश्रा के केस में कहा कि देखिए कन्वर्जन आपने जो किया था वो मैरिज के पर्पस से किया था और मैरिज के पर्पस से किया गया कन्वर्जन इनवैलिड है, इसलिए आपकी शादी इनवैलिड है। और वो फुल बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की कहा था। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत सारे हाई कोर्टों के जजमेंट्स हैं जो अलग अलग स्टेटों में अलग अलग तरह से लागू होता और नहीं पता होता तो कुछ भी चल रहा है। उस पर सरकार इन सभी को कलेक्ट करवाकर एक मैरिज की एज, मैरिज रिस्ट्रेन ऑफ कन्वर्जन फॉर द मैरिज पर्पस, ये सभी पर एक कानून अच्छा लाना चाहती होगी। इसलिए प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। मुझे लगता है ये शुभ समाचार है और इस मेजर से भी अगर नहीं रोका जा सकता तो फिर हार्ड कदम उठाने ही होंगे। और चूंकि ये कानून बनाकर रख देंगे तो इसके बाद इस कानून के वायलेशन में ये जॉब नहीं कर सकते, सरकारी सेवाएं नहीं ले सकते, सरकारी फैसिलिटीज नहीं ले सकते, ऐसा फिर दूसरे कानूनों में भी संशोधन किया जा सकता है। चूंकि पहला ये कानून तोड़ने की बात कहना पड़ेगा कि ये कानून है और इस कानून को तोड़ने वालों को हम कहीं और ये सारी सिविल फैसिलिटीज और जितनी भी सरकारी फैसिलिटीज हैं इन फैसिलिटीज से रोक रहे हैं। तो ये बेस बनाकर सरकार इस पर कदम उठा रही है। मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है हमारे देश के लिए। हालांकि मैं बार बार कहता आया हूं कि हालांकि एंटी कन्वर्जन लॉज बनाने चाहिए, नॉट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज को बैन करने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सारे मेजर्स भी हमको किसी न किसी तरह उठाने चाहिए, लेकिन जिस स्तर से भी सरकार ने उठाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो मुझे लगता है काबिल तारीफ है। और यहाँ जहाँ से भी शुरुआत, और प्रधानमंत्री जी के बारे में हम जानते हैं कि वो पहले धीरे धीरे छोटी छोटी स्टेप्स उठाते हैं और एक ग्राउंड तैयार करते हैं। जब ग्राउंड तैयार हो जाता है तभी कोई बड़ा कदम उठाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो कदम उठाया है ये वो उन्हीं ग्राउंडों में से एक ग्राउंड है जिसमें भविष्य में इन ग्राउंडों पर खड़े होकर इमारत खड़ी होगी और इस पर कानून बनेगा। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि एमएमडी एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के लिए जो कोई भी हमारी मदद करना चाहता है वो नीचे उसका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है और साथ में आप हमको मेल करिए। आपके पास कुछ चीज़ है, कोई कैमरा है, कुछ और चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आप हमारे इस सोसाइटी को दे सकते हैं, जिससे कि हम इन वीडियोस को, इन जो हम लेक्चर देते हैं इस पर जो हमारी रिसर्च टीम है, इस पर जो हमारी कैमरे की टीम है, वीडियो रिकॉर्ड करने वाली टीम है, एडिटिंग करने वाली टीम है, ये लोग और रिसर्च करने वाली, डॉक्यूमेंट ढूंढने वाली ये टीमें हैं, ये उस पर और अच्छे से काम कर सकें और हम पूरे देश को, पूरे संसार को उस पर गाइड कर सकें और हम एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकें। इसके लिए आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे मेल लिखिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, लेकिन हमारे पास हजारों कमेंट डेली आते हैं, पढ़ना संभव नहीं, उसके लिए 3 आदमी अलग से बिठाने पड़ेंगे या 2 आदमी अलग से बिठाने पड़ेंगे जो कमेंट पढ़ें और फिर आपसे कम्युनिकेट करें। वहां आपका नंबर भी नहीं दिया होता और आपकी सूचना भी नहीं होती। इसलिए आप अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ना लिखकर आप हमको मेल करिए तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।